Hello students, I am Khushbu Saxena, Assistant Professor, Computer Science Engineering, Artificial Intelligence Department in APSIT Institute of Technology, गाजियाबाद। हम एरर करेक्शन और डिटेक्शन मेथड पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम एक नई मेथड पढ़ रहे हैं जिसको हम हैमिंग कोड बोलते हैं। ये हैमिंग कोड बेसिकली हमारा डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि जो होप टू होप डिलीवरी हो रही है, मतलब एक डिवाइस से डेटा जब दूसरी डिवाइस पर पहुंच रहा है और फिर नेक्स्ट डिवाइस पर पहुंच रहा है, वो डिवाइस कोई भी हो सकती है, स्विचेस भी हो सकते हैं, राउटर भी हो सकते हैं, कोई कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं। तो उन डिवाइसेस पर जब इंटरमीडिएट डिवाइसेस पर डेटा पहुंच रहा है तो वो करेक्ट डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और अगर डेटा सही नहीं पहुंचा है रिसीवर एंड पर, तो इंटरमीडिएट डिवाइस में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ पर हमारा डेटा करप्ट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हैमिंग कोड मेथड को यूज़ करते हैं। तो हैमिंग कोड बेसिकली हमारा एरर करेक्शन के काम आता है। सबसे पहले वो एरर को डिटेक्ट करता है कि एरर है भी कि नहीं, और अगर एरर है तो किस जगह पर एरर है उसको भी करेक्ट करता है देख के। तो जैसे हम बाकी की मेथड्स थी जो हमारी, उन मेथड्स में जैसे हमने CRC पढ़ा था, हमने चेकसम पढ़ा था, तो उसमें हमने रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करी थी। वो रिडंडेंट बिट बेसिकली हमें हेल्प करती है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पर कि रिसीवर एंड पर सही डेटा पहुंचा है कि नहीं। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी हम रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करेंगे। उस बिट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, हैमिंग डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेंडर सबसे पहले क्या करेगा, उसके पास जो मैसेज है उस मैसेज के बेसिस पर कुछ रिडंडेंट बिट कैलकुलेट कराएगा वो जनरेटर, जिसको हम बोल रहे हैं हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। वो डिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद सेंडर मैसेज के साथ वो रिडंडेंट बिट ऐड करेगा जिसको हमने बोला हैमिंग डिस्टेंस, और नेटवर्क के थ्रू वो रिसीवर एंड पर जाएगा। अगर रिसीवर एंड पर जो चेकर है या एक्सट्रैक्टर है वो आइडेंटिफाई करेगा, अगर सिमिलर पैटर्न की बिट मिल रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब मैसेज में कोई एरर नहीं है। अगर सिमिलर पैटर्न की मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिस्कार्ड करेगा कि सिमिलर डेटा नहीं आया था या डेटा में किसी ना किसी तरह की एरर थी, उसको आप ठीक करिए। अब इसमें हम ये जो रिडंडेंट बिट है, ये एनकोडर या जनरेटर ये रिडंडेंट बिट कैसे कैलकुलेट करता है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमारे पास जो मैसेज होगा वो मैसेज हमारा 4 बिट का भी हो सकता है और 7 बिट का भी डेटा हो सकता है। तो जो डेटा है 4 और 7 बिट के अकॉर्डिंग हमें हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी हमारे पास 4 बिट का डेटा है, तो 4 बिट के लिए हम हैमिंग डिस्टेंस या मैसेज कैसे प्रिपेयर करते हैं जो रिसीवर एंड पर जाए, वो हम कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हमारे पास 4 बिट का डेटा है तो टोटल हमारे पास जो मैसेज है, जो डेटा आएगा रिडंडेंट मिलाने के बाद, वो हमारा 7 बिट का डेटा प्रिपेयर होगा जो कि सेंड होगा। उसके लिए ये फॉर्मेट हमारा दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में हमारा डेटा आता है। अब ये जो R1, R2, R3 है, ये हमारी 3 बिट रिडंडेंट है। मतलब अगर हमारा डेटा 4 बिट का है तो 4 बिट के डेटा में अगर हमारा मैसेज साइज 4 बिट का है तो जो रिडंडेंट बिट है वो 3 बिट है। अब ये रिडंडेंट बिट 3 बिट कैसे है वो हमें देखना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है, मान लीजिए 3 बिट का डेटा है तो 0 0 0 हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे, 0 0 0, फिर 0 0 1, 0 1 0 1 0 1, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1, तो हम ये देखेंगे कि हमारा किस बिट पे, मतलब सारे बिट पहले हमारा यहाँ पर आया, फिर हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोबारा से लिखते हूँ, या हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो 2 की पावर में जितना आएगा वहाँ हमें रिडंडेंट बिट लिखनी है। तो 2 की पावर 0 तो कहाँ आया, फर्स्ट पोजीशन पर हमारा रिडंडेंट बिट होगी, तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारी रिडंडेंट बिट है। 2 की पावर 1 मतलब सेकंड पोजीशन पर हमारी रिडंडेंट बिट होगी, तो सेकंड पोजीशन पर है। 2 की पावर
2, फोर्थ पोजीशन पर हमारी रिडंडेंट बिट होना चाहिए, तो ये फोर्थ पोजीशन पे है। 2 की पावर 3 6 बिट पे होना चाहिए, मतलब 8 बिट पे होना चाहिए, तो हमारे 8 बिट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो हमने नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि 7 बिट का डेटा था। अब हमें ये देखना है कि ये रिडंडेंट बिट, पोजीशन तो समझ में आ गई कि किस पोजीशन पर ये होगा, लेकिन ये रिडंडेंट बिट हम कैसे लिखें, है ना। इन रिडंडेंट बिट को हम कैसे काम कर सकते हैं, तो हम क्या पोजीशन लिख सकते हैं यहाँ पर, डेटा जो आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हमारी क्या थी, बिट्स है ना। हमारे पास 3 बिट की रिडंडेंट बिट थी, तो हमने इनकी पोजीशन लिख ली। अब R1 पर क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो R1 पर हम क्या लिखें, 0 मतलब 0 पोजीशन, ये इसका मतलब 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 6 7। पोजीशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 8 4 2 1, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर तो कितना है, यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे 0 8 4 2 1 मतलब 1, तो 1 पोजीशन, सेकंड पर है तो सेकंड पोजीशन, इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो जब हम R1 की बात करेंगे तो R1 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा आ रहा है, मतलब 1 3 5 7, तो R1 1 3 5 7। R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 3 5 7, यहाँ पर जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। R2 की बात करें तो R2 में क्या दिख रहा है हमें, 2 2 3 6 7 2 3 6 7। जब हम R3 के बारे में बात करें तो क्या आएगा, R3 के बारे में बात करें तो आएगा 4 5 6 7 4 5 6 7। तो इनके बेसिस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास मैसेज दिया हुआ था 1101 1101 हमारा मैसेज दिया हुआ है, 4 बिट का मैसेज है, तो 3 बिट की हमारी रिडंडेंट बिट होगी। फॉर्मेट 7 बिट का हमें पता है, मैंने सिर्फ उसी फॉर्मेट में डेटा डाला है। 2 की पावर 0 से याद रखना है, ये सॉरी 2 की पावर r से याद रखना है कि 2 की पावर r की पोजीशन पर हमारी रिडंडेंट बिट होंगी। तो 2 की पावर 0 मतलब 1 फर्स्ट पोजीशन पर हमारी रिडंडेंट बिट होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर 1 मतलब सेकंड पोजीशन पर होगी, 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 2 मतलब फोर्थ पोजीशन पर हमारी रिडंडेंट बिट होगी। तो उस जगह हमने रिडंडेंट बिट लिख ली और बाकी डेटा हमने एज इट इज लिख लिया 1 1 0 1। अब हमें R1 पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, R2 पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और R3 पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो R1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखे, R1 होता है 1357 1357, हम पहले देख चुके हैं। R2 क्या होता है हमारा 2367 2367, कैसे कैलकुलेट किया था, हमने देखा था 3 बिट के कॉम्बिनेशन में। और R3 क्या होता है 4567। अब हमें R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सेंडर एंड पर अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेंडर एंड पर जब हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R1 तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहली पोजीशन हमें छोड़नी पड़ेगी। 357 3 5 7, तो 3 में क्या है 1, 5 में क्या है 0 और 7 में क्या है 1। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इवन पैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि हम इवन पैरिटी की बात करें या ऑड पैरिटी की बात करें। हम अज्यूम करें कि ये इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो इवन है, तो हम इवन को इवन बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्या ऐड करना पड़ेगा 0। तो अगर हम
इवन पैरिटी की बात करते हैं। हमने अज्यूम किया इवन पैरिटी, और हम सारी कैलकुलेशन क्वेश्चन की इवन पैरिटी के बेसिस पर ही करेंगे, क्योंकि हमने एक बार इवन पैरिटी ले लिया। अब R2 कैलकुलेट करना है, तो R1 की जगह, सॉरी क्या है, R1 की जगह हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ हम लिख दें 0। अब R2 कैलकुलेट करना है। जब R2 कैलकुलेट करना है तो R2 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 2 3 6 7, 2 कैलकुलेट नहीं होगा, है ना, 3 6 7, 3 में क्या दिया हुआ है 1, 6 में क्या दिया हुआ है 1, 7 में क्या दिया हुआ है 1। अगर हम इवन पैरिटी की बात करें, ऑड को इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, R2 की जगह यहाँ पर लिखते हैं 1। सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना है, R3 कैलकुलेट करना है। 4 5 6 7, R4 तो कैलकुलेट ही करना था, है ना, R4 तो R3 ही कैलकुलेट करना था, तो नहीं लिखेंगे 5 6 7, 5 6 7, तो 5 6 7 मतलब 0 1 1। इवन पैरिटी, तो इसी को इवन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर R3 की जगह 0। तो अब हमारा क्या डेटा सेंड होगा, R1 R2 R3 तो सेंड नहीं होगा। अब क्या डेटा सेंड होगा, जो 1 1 0 1 था उसके साथ जिस पोजीशन पर हमने R1 R2 R3 लिखा था वो डेटा सेंड होगा। मतलब क्या डेटा सेंड होगा, 1 1 0 0 1 1 0। तो रिसीवर एंड पर हमें क्या मिला, रिसीवर एंड पर हमें मिलेगा 1 1 0 0 1 1 0, है ना। तो मैं यहीं पर लिख रही हूँ इसको वापस से, वन 1 0 0 1 1 0। पोजीशन लिख लेते हैं बिट की, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हमारा था R1, ये हमारा था R2 और ये हमारा था R3, है ना। अब इस डेटा की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है, वापस से कैलकुलेशन करते हैं। रिसीवर एंड पर हमें ये चीज़ मिल गई है। R1 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 1 3 5 7, 1 3 1 में क्या है 0 3 5 7, कितना आ रहा है। अगर हम इवन पैरिटी की बात करें, क्योंकि सेंटर एंड पर हमने इवन पैरिटी करी थी, तो इवन पैरिटी की बात करें तो कितना आ रहा है, इवन पैरिटी, इन दोनों को ऊपर ध्यान देना है हमें, कितना आ रहा है इवन। और वहां पर भी हमने इवन बनाने के लिए इसको 0 लिखा था, तो मतलब ये ओके है। हमें कहीं पर भी कैलकुलेशन या हमारा कहीं पर भी हमें मैनिपुलेशन नहीं हुआ है डेटा में, डेटा हमें सही पहुंचा है। जब हम R2 के बारे में बात करें तो R2 है हमारा 2 3, मतलब 2 3 6 7, है ना, 2 3 6 7। लेकिन हमारा R2 क्या था, वहां पर हमारा ऑड था, तो अगर हम 1 को छोड़ें तो ये हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, मतलब हमारा डेटा ओके पहुंचा है। 4 5 6 7, R3 कैलकुलेशन 4 5 6 7। तो जब हम इवन पैरिटी की बात करते हैं 4 5 6 7, हम इसको छोड़ के चलें तो हमारा वहां पर क्या था, हमारा वहां पर ऑड पैरिटी आ रही थी, मतलब ये बिट में कहीं ना कहीं हमारी एरर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बिट को हम यहाँ पर चेंज करेंगे अगर एरर है तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, इवन पैरिटी आ रही है, जबकि हमारी वहाँ पे क्या थी, ऑड पैरिटी थी। तो हम इस बिट को मैनिपुलेट कर देंगे। ये है हमारा हैमिंग कोड। सिर्फ हमें 2 की पावर r वाला फार्मूला याद रखना है और हमें उस बिट की पोजीशन याद रखनी है।
R3, R2, R1 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बिट पोजीशन से समझा दिया है। तो इस तरह हम हैमिंग कोड डेटा लिंक लेयर पर कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।